वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के सत्र में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल ताज़ा विषय पर एक विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो जो भी छात्र बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई या फिर जो टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। बिल्कुल। और मेरी आवाज भी उन सभी उम्मीदवारों तक पहुंच रही होगी जो बिहार के भविष्य को आकार देने वाले हैं। आज का हमारा जो मुख्य दस्तावेज है वो है बिहार नवीकरणीय ऊर्जा और हरित अवसंरचना रिपोर्ट 2025-26। जी, और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये चर्चा केवल कुछ बोरिंग सरकारी आंकड़ों को रटने के बारे में नहीं है। हमारा मिशन है उस पूरे मैकेनिज्म को समझना, मतलब उस तंत्र को डिकोड करना जो बिहार को पारंपरिक ऊर्जा से निकालकर सीधे एक डिजिटल और हरित भविष्य की ओर ढकेल रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए ऊर्जा विभाग और जो ब्रेडा है, मतलब BREDA, वो सिर्फ तार और खम्भे नहीं लगा रहे हैं। हाँ, ये एक पूरा का पूरा गवर्नेंस मॉडल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी गवर्नेंस मॉडल को समझने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि मतलब ग्रिड में हम कोई नई ग्रीन एनर्जी डालें, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जो मौजूदा बिजली है उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। एकदम। और यहीं पर इस रिपोर्ट का पहला अध्याय जो कि डिजिटल एनर्जी गवर्नेंस है, वो सामने आता है। हाँ, इस रिपोर्ट में डिजिटल ऊर्जा शासन और स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बहुत भारी जिक्र है। उत्तर बिहार के लिए जो NBPDCL है और दक्षिण बिहार के लिए SBPDCL, ये दोनों वितरण कंपनियां पूरे राज्य में इन्हें बहुत बड़े स्तर पर लागू कर रही हैं। तो देखिए, इसके पीछे का जो कारण है ना, वो बहुत ही व्यवहारिक है। अगर हम पुराने बिजली ढांचे को याद करें, अरे वो बहुत ही अपारदर्शी था। मतलब महीने में एक बार मीटर रीडर आता था। हाँ, वही। कई बार मानवीय गलतियां होती थीं और कई बार तो सीधे सीधे मीटर से छेड़छाड़ के मामले सामने आते थे। तो इससे होता क्या था कि वितरण कंपनियों को जो AT&C लॉसेस होता है, मतलब तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान, उसके कारण हर साल करोड़ों रुपए का घाटा सहना पड़ता था। तो जब तक आपका बुनियादी राजस्व मॉडल ही लीक कर रहा हो, तब तक कोई भी व्यवस्था आधुनिक कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही आसान एनालॉजी देना चाहूँगी। मुझे याद है एक समय था जब मोबाइल फ़ोन के पोस्टपेड बिल आते थे और महीने के अंत में बिल देख के भारी झटका लगता था। हाँ, जिसे बिल शॉक कहते हैं। जी, बिल शॉक। फिर प्रीपेड सिस्टम आया, तो अब उपभोक्ता उतना ही पैसा डालता है जितनी उसे ज़रूरत होती है। वो अपने मोबाइल ऐप पर देख सकता है कि उसका कितना डेटा बचा है। बिहार में स्मार्ट मीटर, बिल्कुल मेरा मतलब है एकदम यही काम कर रहे हैं। घर की बिजली अब सीधे मोबाइल ऐप से जुड़ गई है। सही बात है। और ये सिर्फ एक बिलिंग का तरीका नहीं बदला है। ये जो कदम है ना, ये राज्य के ऊर्जा प्रशासन को पारदर्शी बनाने का एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक संशय आ रहा है। क्या सिर्फ एक डिजिटल स्क्रीन पर अपना डेटा देखने से कोई उपभोक्ता सच में अपनी बिजली बचाने की आदतें बदल देता है? मतलब क्या ये सिर्फ बिलिंग सिस्टम बदलने की एक कागजी कवायद तो नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। और इसका जवाब हमें सीधे व्यवहारिक अर्थशास्त्र यानी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की ओर ले जाता है। अच्छा। वो कैसे? देखिए, ये सीधे तौर पर उपभोक्ता के मनोविज्ञान पर प्रहार करता है। जब किसी घर में एयर कंडीशनर चलता है और वो उपभोक्ता अपने फोन पर रियल टाइम में देखता है कि उसका प्रीपेड बैलेंस कितनी तेजी से गिर रहा है, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। ओह, मतलब वो खुद ही सतर्क हो जाता है। बिल्कुल। वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सतर्क हो जाता है। वो खाली कमरों की बत्तियां बुझाने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उपकरणों का सही इस्तेमाल कैसे करना है। यानी ऊर्जा बचाने के लिए सरकार को कोई लंबे लंबे भाषण देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उस रियल टाइम फीडबैक लूप ने ही उपभोक्ता को अधिक एनर्जी इफिशिएंट बना दिया। सटीक विश्लेषण है आपका। और इसी फीडबैक लूप के कारण जो है ना, राज्य के ऊर्जा प्रशासन की नींव एकदम मजबूत हो रही है। अब बिजली की चोरी लगभग असंभव हो जाती है। हाँ। वो इसलिए क्योंकि सबस्टेशन से निकलने वाली बिजली और घर में दर्ज खपत का डेटा सर्वर पे मैच होता होगा। एकदम सही, वो हर सेकंड मैच होता है। जहां थोड़ी सी भी विसंगति मतलब डिस्क्रिपेंसी होती है, सिस्टम तुरंत उसे पकड़ लेता है। यह पारदर्शिता पूरे ग्रिड को स्मार्ट ग्रिड में बदलने का सबसे पहला और सबसे अहम चरण है। ये तो ही शहरों और घरों की बात। स्मार्ट मीटर ने डेटा और बिलिंग की समस्या तो सुलझा दी। लेकिन अगर हम बिहार की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ की बात करें, मेरा मतलब है कृषि क्षेत्र की। हाँ, कृषि को तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, जब तक हम खेतों को डीकार्बनाइज नहीं करते,
तब तक सिर्फ शहरों का स्मार्ट होना तो एक अधूरा काम ही रहेगा ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो आपने जोड़ी है, और यहीं पर हमारी चर्चा का दूसरा सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। पीएम कुसुम योजना, जिसे राज्य में ब्रेडा द्वारा बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। हाँ, तो कृषि क्षेत्र की जो एनर्जी डायनेमिक्स हैं वो शहरी घरों से बिल्कुल अलग होती हैं। अगर हम अपने दिमाग में एक पारंपरिक खेत का दृश्य लाएं तो सालों से एक ही तस्वीर उभरती है। वो सिंचाई के लिए शोर मचाते, एकदम काला धुआं उगलते हुए भारी भरकम डीजल जनरेटर। हाँ, और एक किसान अपनी गाड़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल उस डीजल को खरीदने और फिर उसे खेत तक ढोकर लाने में ही जला देता है। और ये सिर्फ किसान की आर्थिक कमर ही नहीं तोड़ता, बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ी आपदा है। जब खेतों में लाखों लीटर डीजल जलता है तो भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। एकदम सही कह रही हैं आप। इसीलिए पीएम कुसुम योजना के तहत इसी पुरानी और प्रदूषणकारी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका जा रहा है। ब्रेडा के माध्यम से किसानों को सोलर इरिगेशन पंप्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका अर्थशास्त्र समझना काफी दिलचस्प है। मतलब किसान एक बार वो सौर पंप लगाता है और फिर सूरज की रोशनी तो बिल्कुल मुफ्त है, तो वो सालों साल बिना किसी ईंधन खर्च के पानी निकालता रहता है। हाँ, अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये एक रिकरिंग कॉस्ट यानी आवर्ती लागत को सीधा शून्य कर देता है। अब किसान को जो ये ईंधन के बढ़ते दाम हैं उनकी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। तो एक तरह से ये पूरे कृषि क्षेत्र का सोलराइजेशन है। हरित सिंचाई प्रणालियों के विकास का मतलब है कि राज्य अपनी कृषि को क्लाइमेट स्मार्ट बना रहा है। बिना डीजल जलाए अन्न का उत्पादन करना, ये तो डीकार्बनाइजेशन की दिशा में एक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल, ये एक साइलेंट क्रांति है, मतलब एक शांत क्रांति है जो खेतों में हो रही है। ये एक बेहतरीन तंत्र है। घर तो स्मार्ट मीटर से जुड़ गए और खेत जो है वो सौर पंपों से सींचे जाने लगे। लेकिन यहाँ मैं एक कदम पीछे लेना चाहूंगी। मैंने इन दस्तावेजों में देखा कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के हरित परिवर्तन पर भी पूरा का पूरा एक अध्याय है। जी हाँ, रूफटॉप सोलर और एनर्जी इफिशिएंसी। मुझे ये समझ नहीं आता कि सरकार अपने ही भवनों, मतलब स्कूलों, कॉलेजों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इतनी भारी मात्रा में रूफटॉप सोलर लगाने के लिए करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रही है। क्या ये सिर्फ अपना बिजली का बिल बचाने की कोशिश है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है? देखिए, वित्तीय बचत तो निश्चित रूप से इसका एक हिस्सा है ही। पारंपरिक ग्रिड की बिजली पर सरकारी दफ्तरों का निर्भर रहना खजाने पर भारी पड़ता है। लेकिन इसके पीछे जो मुख्य रणनीति है उसे हम समाजशास्त्र की भाषा में रोल मॉडल प्रभाव कहते हैं। अच्छा, रोल मॉडल प्रभाव, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? तो देखिए, कोई भी नई तकनीक तब तक सफल नहीं होती जब तक आम जनता उस पर भरोसा न करे। जब कोई किसान या आम नागरिक ये देखता है कि उनके गांव का सरकारी स्कूल या स्थानीय पंचायत भवन पूरी तरह से छत पर लगे सोलर पैनल से चल रहा है, तो उसके मन से तकनीक का डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। सरकार केवल मंच से खड़े होकर नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने का उपदेश नहीं दे रही है, बल्कि वो अपने संस्थानों का संस्थागत सोलराइजेशन करके एक जीता जागता मॉडल पेश कर रही है जनता के सामने। ये तो विश्वास कायम करने का बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रभावी तरीका है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि इसी ऊर्जा दक्षता पहल के तहत जो शहरी स्थानीय निकाय हैं और ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स की जगह बड़े पैमाने पर एलईडी लाइट्स लगाई जा रही हैं। हाँ, क्योंकि ऊर्जा दक्षता को अक्सर नवीकरणीय ऊर्जा का अदृश्य साथी माना जाता है। अदृश्य साथी मतलब इनविजिबल पार्टनर। जितनी बिजली हम उपकरणों को कुशल बनाकर बचाते हैं, वो असल में उतनी ही बिजली का नया उत्पादन करने के बराबर ही है। अब तक की चर्चा में सब कुछ बहुत ही आदर्श और बेहतरीन लग रहा है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा आलोचनात्मक रुख अपनाना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हर तकनीक की अपनी सीमाएं होती हैं। हाँ, बिल्कुल, आलोचनात्मक होना परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। तो हम सौर ऊर्जा का इतना गुणगान कर रहे हैं, छतों पर सोलार, खेतों में सोलार, लेकिन सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी भौतिक सच्चाई ये है कि सूरज रात में नहीं चमकता। सही बात है। और मानसून के दौरान जब हफ्तों तक घने बादल छाए रहते हैं, तब तो सौर उत्पादन एकदम धड़ाम से गिर जाता है। तो बिना किसी मजबूत बैकअप के क्या ये पूरा हरित ढांचा एक कमजोर बुनियाद पर नहीं खड़ा है? इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और असल में ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है,
जिसे इंटरमिटेंसी या रुक-रुक कर होने वाला उत्पादन कहते हैं। और यही कारण है कि इस रिपोर्ट का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफिंग और ग्रिड स्टेबिलिटी पर केंद्रित है। नीति निर्माता इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर ग्रिड को स्थिर नहीं रखा गया तो वो पूरा का पूरा ढांचा ढह जाएगा। ग्रिड के ढहने से आपका क्या तात्पर्य है? क्या सिर्फ बिजली ना होने का खतरा है? नहीं, खतरा सिर्फ उत्पादन न होने का ही नहीं है, बल्कि जरूरत से ज्यादा उत्पादन होने का भी है। ज्यादा उत्पादन से ग्रिड कैसे ढह सकता है? इसे ऐसे समझिए, दोपहर के समय जब सूरज एकदम सबसे तेज होता है तब सौर पैनल अपनी पूरी क्षमता से बिजली बना रहे होते हैं, लेकिन उसी समय ज्यादातर लोग दफ्तरों में होते हैं और घरों में बिजली की मांग सबसे कम होती है। अच्छा, हाँ। अब ग्रिड कोई बड़ा गोदाम तो है नहीं जहां बिजली चुपचाप पड़ी रहे। इसमें उत्पादन और खपत को हर सेकंड बैलेंस होना चाहिए। अगर ग्रिड में मांग से ज्यादा बिजली भकेल दी जाए तो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है और पूरे के पूरे पावर स्टेशन जल सकते हैं। बाप रे, ये तो ऐसा हुआ है जैसे किसी पतली पाइप में एक साथ बहुत सारा पानी पूरी ताकत से डाल दिया जाए। जाहिर है पाइप फट जाएगा। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। और इसी खतरे से निपटने के लिए ही बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS को ग्रिड के साथ जोड़ा जा रहा है। तो क्या ये विशालकाय बैटरियां उस ग्रिड के लिए एक स्पंज की तरह काम करती हैं? एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। दोपहर के समय जब अतिरिक्त सौर ऊर्जा पैदा होती है तो ग्रिड में जाने के बजाय वो इन बड़े बैटरी स्टोरेज में चली जाती हैं, जो उस अतिरिक्त झटके को सोख लेती हैं। और फिर शाम को जब सूरज ढल जाता है और लोग घरों में आके लाइटें और AC चालू करते हैं, हाँ, जिसे हम पीक आवर्स कहते हैं। जी, पीक आवर्स। हाँ, तब ये बैटरियां अपनी संग्रहित बिजली को वापस ग्रिड में छोड़ देती होंगी। बिल्कुल, और इसी संपूर्ण स्वचालित संतुलन को ही हम स्मार्ट ग्रिड कहते हैं। ये तो ग्रिड का पूरा विज्ञान ही बदल देता है। और जब हम भविष्य की बात कर ही रहे हैं तो इन दस्तावेजों में इलेक्ट्रिक वाहन और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का भी काफी जिक्र है। EV और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो समझ में आती है कि हम पेट्रोल की जगह बैटरी से गाड़ियां चलाएंगे। वो तो सामान्य है। लेकिन ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? मतलब जब हमारे पास पहले से ही बैटरियां हैं तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये एनर्जी ट्रांजिशन का सबसे आधुनिक और मैं कहूँगा सबसे रोचक पहलू है। देखिए, बैटरियां छोटी कारों या दोपहिया वाहनों के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आपको हजारों टन माल ढोने वाला एक विशाल ट्रक चलाना है या कोई बड़ा स्टील बनाने का कारखाना चलाना है तो उसके लिए इतनी बड़ी और भारी बैटरी लगेगी जिसे उठाना ही असंभव हो जाएगा। अच्छा, तो भारी उद्योगों के लिए बैटरी काम नहीं आएगी? नहीं, और यहीं पर ग्रीन हाइड्रोजन काम आती है। इसमें करते क्या हैं कि अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी को यानी H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस नामक प्रक्रिया से तोड़ा जाता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। तो मतलब बेसिकली हम पानी से गैस निकाल रहे हैं। हाँ, और वो हाइड्रोजन गैस एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ईंधन है। सबसे खास बात यह है कि जब इसे भारी ट्रकों या कारखानों में जलाया जाता है तो ये प्रदूषण के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि सिर्फ पानी की भाप छोड़ती है। अरे वाह! जी, बिहार की जो भविष्य की ऊर्जा योजनाएं हैं वो इसी कार्बनाइजेशन लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, जहां ग्रीन हाइड्रोजन लंबी दूरी के परिवहन और भारी उद्योगों की सूरत पूरी तरह से बदल देगी। ये तकनीकी उड़ान सच में मतलब दिमाग को खोल देने वाली है। स्मार्ट ग्रिड, EV, ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन अब हमें वापस थोड़ा जमीन पर आना होगा और बिहार की जमीनी हकीकत का एक बहुत ही कड़वा हिस्सा है बाढ़। हाँ, प्राकृतिक आपदाएं। जी, राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर साल विनाशकारी बाढ़ का सामना करता है। जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो ये सारी आधुनिक और स्मार्ट प्रणालियां आपदा के समय टिक भी पाएंगे? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और यहीं पर हमारी आज की चर्चा का सबसे गहरा निष्कर्ष छिपा है। अगर हम पुराने केंद्रीकृत सिस्टम को देखें यानी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को, तो वो आपदाओं के प्रति बहुत कमजोर होता है। एक बड़ा पावर प्लांट होता है और हजारों किलोमीटर लंबे तारों का जाल होता है। जब बाढ़ आती है तो खंभे पानी में डूब जाते हैं। पानी में करंट ना फैले और लोगों की जान ना जाए, इसलिए पूरे के पूरे जिलों की बिजली कई कई दिनों तक काटनी पड़ती है, जिसका सीधा मतलब है कि अस्पताल, संचार उपकरण सब कुछ पूरी तरह से ठप हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों की ओर बढ़ते हैं, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम्स की तरफ, तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि बिजली वहीं पैदा हो रही है जहां उसकी खपत होनी है।
मतलब ताप प्रभावित क्षेत्रों में जो ऊंचे स्थानों पर स्थापित सोलर पैनल हैं और उनके साथ जो छोटे बैटरी बैकअप सिस्टम जुड़े हैं, वे मुख्य ग्रिड से स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं। एकदम सही। जब पूरा का पूरा जिला बाढ़ के पानी में डूबा हो और मुख्य ग्रिड एहतियातन बंद कर दिया गया हो, तब भी वे प्रणालियां ग्रामीण ऊर्जा लचीलापन सुनिश्चित करती हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से रोशन रह सकता है, वहां के रेफ्रिजरेटर चल सकते हैं और जीवन रक्षक दवाइयां सुरक्षित रह सकती हैं। हाँ, तो देखा जाए तो ये केवल बिजली आपूर्ति का मुद्दा नहीं रह जाता, ये आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। जो छात्र ये सुन रहे हैं उनके लिए अगर एक त्वरित पुनरावृत्ति यानी रैपिड रिवीजन करें तो नोडल विभाग है ऊर्जा विभाग, कार्यान्वयन एजेंसी है ब्रेडा जी, और वितरण कंपनियां हैं NBPDCL और SBPDCL। बिल्कुल, और प्रमुख योजनाएं हैं PM कुसुम और स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट। ये कोई साधारण बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं है। घर स्मार्ट मीटर के जरिए अपनी खपत का मनोविज्ञान बदल रहे हैं, खेत सौर ऊर्जा के माध्यम से खुद को डीकार्बोनाइज कर रहे हैं। और सार्वजनिक संस्थान जो हैं वो रोल मॉडल बन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बैटरियां और स्मार्ट ग्रिड मिलकर इस पूरी व्यवस्था को स्थिर और आपदा से लड़ने लायक बना रहे हैं। बिल्कुल, ब्रेडा और ऊर्जा विभाग केवल कुछ योजनाएं लागू नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब वे पूरे राज्य के ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को, मतलब एनर्जी इकोसिस्टम को जड़ से बदल रहे हैं। ये एक बहुत ही व्यापक छलांग है। हम पुरानी टूटी हुई व्यवस्था को केवल सुधार नहीं रहे, बल्कि हम सीधे भविष्य की तकनीक पर कदम रख रहे हैं। और यहीं पर एक ऐसा विचार उभर कर सामने आता है जो हमें बहुत आगे तक सोचने पर मजबूर कर देता है। अक्सर तकनीक और आधुनिक बुनियादी ढांचे को केवल विकसित देशों या बड़े शहरों की जागीर माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, यदि बिहार जैसा राज्य जिसकी भौगोलिक चुनौतियां अत्यंत जटिल हैं, जो हर साल विनाशकारी बाढ़ का सामना करता है, यदि वो सफलतापूर्वक लाखों स्मार्ट मीटर, विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रणालियों और हरित ऊर्जा ग्रिड को इतने बड़े पैमाने पर लागू कर सकता है, तो ये तो दुनिया भर के लिए एक मिसाल है। बिल्कुल। क्या यही रणनीति दुनिया भर के उन अन्य विकासशील देशों और क्षेत्रों के लिए एक ब्लूप्रिंट नहीं बन सकती जो जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं? अगर ये बदलाव यहाँ इन जटिल परिस्थितियों के बीच काम कर सकता है, तो यकीनन ये दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से और एक विश्लेषणात्मक समझ के लिए बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। जी, इस विचार के साथ हमारी आज की इस विशेष चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ। धन्यवाद। अपनी तैयारी मजबूत रखें।